जी नमस्ते, कैसे हैं सब। आ जाइए रिवीजन के लिए। काव्य शास्त्र का पहला टॉपिक काव्य लक्षण। जो पहले हमने मार्क्सवाद टॉपिक किया था वो बाद वाला टॉपिक है। अब हम पहले टॉपिक से ही चल रहे हैं। काव्य लक्षण में कुछ ये परिभाषाएं दी गई है। इस तरह से बहुत ज़्यादा संख्या में परिभाषाएं हैं, फिर भी मैं इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं वो एक बार टिक लगाकर उसका एक अलग से वीडियो में बना दूंगी। अभी फ़िलहाल इनके क्वेश्चंस निकालते हैं हम। तो टॉपिक का नाम क्या है? काव्य लक्षण। ये देखिए पाठ्यक्रम काव्य लक्षण, फिर काव्य हेतु देखेंगे, फिर काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, और फिर ये लास्ट वाला टॉपिक अपन ने अभी जो किया है कंप्लीट वो है मार्क्सवाद। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, मृदु ललित पदांगयम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधाम युक्ति मनृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षाणम। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? तो आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य मम्मट और आचार्य भरत मुनि, ये ऑप्शंस है। यही ऑप्शंस आते हैं बार बार, तो आंसर यहाँ माना जाएगा भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि जी की है ये परिभाषा, और इसी परिभाषा को आगे परिभाषा के रूप में दे रखा है। तो बात एक ही है। क्वेश्चंस निकाल लेते हैं हम। अब देखिए आप इसमें कीवर्ड पकड़िए। एक लाइन से आप समझ सकते हैं। जब प्रश्न आता है एग्ज़ाम में तो आप एक लाइन को भी याद रख लें तो भी आप याद कर सकते हैं कि यह लाइन आचार्य भरत मुनि से संबंधित है। तो मैंने तो ये पहली लाइन याद कर रखी है, आप भी अपने हिसाब से इस ये जो चार लाइन्स है इनमें से कोई भी वर्ड पकड़ के आप भरत मुनि से जोड़ के इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? आचार्य भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भामह और आचार्य जगन्नाथ। तो यहाँ बे उत्तर है आचार्य भामह। शब्दार्थों सहितो काव्यम, इन्होंने काव्य को शब्द और अर्थ दोनों को ही मिलाकर काव्य बताया है। तो आचार्य भामह ने बताया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट भी है ये आपको पक्का याद करना है। आचार्य भामह की परिभाषा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। जीवन काल की दृष्टि से संगत क्रम क्या है? जीवन काल की दृष्टि से संगत क्रम क्या है? इन सभी का जीवन काल के हिसाब से हमें क्रम पूछा गया है। 4 मेंबर है, उद्भट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और शंकुक। तो यहाँ इनका सही क्रम है भामह, दंडी, भट्टनायक और विश्वनाथ। भामह, दंडी, भट्टनायक और विश्वनाथ, से ऑप्शन। देखिए भामह सबसे पहले, फिर दंडी, भट्टनायक और विश्वनाथ। ये दंडी और एक है मम्मट, ये दोनों को ही बहुत अच्छे से तैयार करके जाना एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्यालंकार सार संग्रह की रचयिता है। काव्यालंकार सार संग्रह की रचयिता कौन है? आचार्य उद्भट। वामन, रुद्रट, भट्टनायक भी ऑप्शन है, लेकिन अपना आंसर क्या है? आचार्य उद्भट। आचार्य उद्भट से इसको जोड़ लीजिए। काव्यालंकार सार संग्रह की रचयिता है आचार्य उद्भट। फिर पांचवा प्रश्न देखिए। व्यक्ति विवेक के रचयिता है। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? महीम भट्ट। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं चारों ऑप्शंस बोलूं या फिर केवल जो इसका सही उत्तर है वही बोलूं। व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? महीम भट्ट। और बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं वाग्भट्ट, राजशेखर, जयदेव, लेकिन उत्तर क्या है? व्यक्ति विवेक की रचयिता है महीम भट्ट। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन। अदौशौ गुणवक्ता, एक जस्ट मिनट। अदोषो गुणवक्त काव्यम लंकारेलंकृतम कथन है आचार्य कुंतक का, आचार्य मम्मट का, आचार्य भोज का, आचार्य रुद्रट का। तो ये है आचार्य भोज का कथन है।
देख लीजिए परिभाषा को ध्यान से। अदोषौ गुणवत् काव्यम अलंकारैलंकृतम आचार्य भोज। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। रमणीयार्थ है प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीयार्थ है प्रस्तुत पद्य किस रचना से उद्धृत है? गीत गोविंद, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और रस गंगाधर। तो ये रमणीयार्थ शब्द से आपको रस गंगाधर याद रखना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रमणीयार्थ है रस गंगाधर। शरीरंता वदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य दंडी द्वारा दी गई काव्य की उपयुक्त परिभाषा उनकी किस रचना से उद्धृत है? ये परिभाषा है आचार्य दंडी की है। दंडी मैंने बताया ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दंडी की पुस्तक का नाम क्या है? काव्यादर्श। और ये काव्यादर्श के में ये परिभाषा दी गई है। काव्य की परिभाषा है, देख लीजिए, काव्यादर्श दंडी की परिभाषा। गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य कुंतक, आचार्य भोज, आचार्य वामन, आचार्य रुद्रट। तो यहाँ आचार्य वामन उत्तर सही है। गुणालंकृत्यो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते आचार्य वामन। तददोषौ शब्दार्थौ स गुणानलंकृति पुनः क्वापि। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट और आचार्य रुद्रट। देखिए सही उत्तर है इसका आचार्य मम्मट। हाँ, ये मम्मट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 11 है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा रचित है? तो यह है आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ और आचार्य रुद्रट। तो यहाँ सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। एक बार फिर से देख लीजिए विश्वनाथ जी की परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। फिर प्रश्न नंबर 12, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? असंगत क्रम पूछा है तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी यह सभी सही क्रम है, तो इन सभी को याद कर लीजिए। आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र, आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण, ये इनकी पुस्तकों के नाम हैं। और आचार्य जगन्नाथ रस गंगाधर, आचार्य रुद्रट। फिर ये आचार्य रुद्रट का इन्होंने व्याख्या दे रखी है। आचार्य रुद्रट की है काव्य अलंकार सूत्र। फिर अगला प्रश्न देखिए, रचना एवं, देखिए ये भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, विश्वनाथ की साहित्य दर्पण, जगन्नाथ, ये सभी मतलब इस तरह की ये है पुस्तकें कि आपको पक्की से पक्की याद होनी ही चाहिए। एक तरह से मतलब आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हैं तो आप बाध्य है कि आपको यह तो रटी हुई होनी ही चाहिए। ठीक है। फिर 13 नंबर का प्रश्न देखिए, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? इसी तरह से प्रश्न बने हुए हैं ये 2-3। यहाँ पर भी ये से जो है वो, हाँ से उत्तर है, ये गलत लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है। आचार्य भामह की काव्य अलंकार सही है। एक मिनट, हाँ, आचार्य भामह की काव्य अलंकार बिल्कुल सही है। आचार्य दंडी की काव्यादर्श बिल्कुल सही है। आचार्य वामन की यहाँ दे रखी है ध्वन्यालोक, ये गलत है, से गलत है। ध्वन्यालोक किसकी है पता है आपको? ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की। ये एक अलग से टॉपिक भी है अपने ध्वन्यालोक का, आनंदवर्धन का। ठीक है। फिर आचार्य कुंतक की वक्रोक्ति जीवितम सही है। फिर आ जाता है प्रश्न नंबर 14, रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? वापस से वही तरीके से प्रश्न है। ऑप्शन है ए आचार्य वामन, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति,
आचार्य रुय्यक अलंकार सर्वस्व, आचार्य उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह और आचार्य आनंदवर्धन। ये देखिए यहाँ आ गए हैं आचार्य आनंदवर्धन। तो इनकी क्या है, आचार्य आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक, ये इम्पोर्टेंट लगा रखा है मैंने, आचार्य आनंदवर्धन की है ध्वन्यालोक। और ये तीनों ही ऊपर वाली, ये तीनों ही सही है, इनको क्रम से याद कर लीजिएगा। वामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रुय्यक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अलंकार सर्वस्व फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। आचार्य उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह। और आचार्य आनंदवर्धन का यहाँ गलत दे रखा है तो उत्तर दय हो जाएगा, पर आपको याद रखना है कि आचार्य आनंदवर्धन की कौन सी है, तो ध्वन्यालोक रचना है। फिर वापस नेक्स्ट प्रश्न में आ जाइए। 15वां प्रश्न भी इसी तरह का है। रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? आचार्य धनंजय, आचार्य रुद्रट, आचार्य राजशेखर और आचार्य आनंदवर्धन। इसमें बे आंसर सही है। आचार्य रुद्रट सही है का मतलब ये गलत है, एक तरह से असंगत है मतलब, तो हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको सही सही याद करने। आचार्य धनंजय की दश रूपक और आचार्य राजशेखर काव्य मीमांसा, आचार्य आनंदवर्धन ध्वन्यालोक हमने पहले देख ही लिया था। और आचार्य रुद्रट का फिर इन्होंने सही करके यहाँ दे रखा है उत्तर में। आचार्य रुद्रट की रचना कौन सी है? काव्य अलंकार सूत्र। देखिए ये दो रचनाएं इस तरह की है, सेम मिलती जुलती। आचार्य रुद्रट की तो है काव्य अलंकार सूत्र, और जब वामन की पूछे तो आ जाएगा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। यहाँ केवल ये वृत्ति लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा दोनों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 16, रचना एवं रचना अलंकार रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? वापस से वही तरीके से प्रश्न है, असंगत पूछा है। यहाँ आचार्य अप्पय दीक्षित, जो द ऑप्शन है वो ध्वन्यालोक दे दिया है, तो ये गलत हो गया है, मतलब आंसर ये माना जाएगा, लेकिन ये गलत है। आचार्य अप्पय दीक्षित, आचार्य अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद, और ध्वन्यालोक किसकी है? आनंदवर्धन की। तो ऑप्शंस बाकी के देख लीजिए। आचार्य रूप गोस्वामी, इनकी दो रचनाएं हैं, उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। और आचार्य जयदेव की कौन सी है? गीत गोविंद, जो सबको याद रहती है, और एक है चंद्रालोक। और फिर है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ की कौन सी है? साहित्य दर्पण। फिर आ जाते हैं हम 17 नंबर प्रश्न में। 17 नंबर प्रश्न है सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश। एक मिनट, आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश की रचयिता है। सरस्वती कंठाभरण व श्रृंगार प्रकाश की रचयिता कौन है? आचार्य भोजराज, आचार्य भोजराज। देखिए आप पूरा फोकस अपना जो आंसर होता है उसी पे रखा कीजिए। जो ये जो ऑप्शंस दूसरे दिए हैं इस तरह के प्रश्न में, मतलब जैसे ये प्रश्न अलग है पर प्रश्न की कैटेगरी देख लीजिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न पूछा है कि डायरेक्ट पूछा है कि इसकी रचना कौन सी है, तो अपना सारा फोकस केवल उत्तर पर ही होना चाहिए, तभी हमको जल्दी से ये रचना याद हो जाती है। तो यहाँ उत्तर क्या? आचार्य भोजराज, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। फिर है 18 नंबर प्रश्न, औचित्य संप्रदाय व कवि कंठाभरण की रचयिता है। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा आचार्य क्षेमेंद्र। फिर है रचना एवं रचनाकार का असंगत क्रम कौन सा है? तो आचार्य वाग्भट अलंकार तिलक, आचार्य केशव मिश्र अलंकार शेखर, आचार्य महिम भट्ट व्यक्ति विवेक और आचार्य अप्पय दीक्षित। आचार्य अप्पय दीक्षित की हमने पहले देखी थी कुवलयानंद, तो यहाँ गलत दे दिया है रसगंगाधर। और रसगंगाधर किसकी थी? आचार्य जगन्नाथ की। तो यहाँ द ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको सही याद रखने हैं। वाग्भट की अलंकार तिलक, आचार्य केशव मिश्र की अलंकार शेखर। बहुत बारीक बारीक सा अंतर है, मतलब यहाँ अलंकार के बाद तिलक आ गया है, यहाँ अलंकार के बाद शेखर आ गया है। तो ये आपको बार बार बोलना है, तब जाके आप याद कर पाएंगे। फिर महिम भट्ट की है व्यक्ति विवेक, और अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद, और रसगंगाधर किसकी है? जगन्नाथ की, आचार्य जगन्नाथ की, ठीक है। फिर हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 20 पर। ननु शब्दार्थो काव्यम, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? ननु शब्दार्थो काव्यम, तो ये आचार्य रुद्रट द्वारा दी गई है। आचार्य क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, केशव मिश्र ये सभी नहीं आएंगे, आचार्य रुद्रट यहाँ उत्तर माना जाएगा।
लाइन याद रखिएगा, ननु शब्दार्थो काव्यम, आचार्य रुद्रट। फिर है 21 नंबर का प्रश्न, शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापार शालिनी। वक्र व्यापार शब्द सुनते ही आपको कुंतक पर ध्यान चला जाना चाहिए। वक्रोक्ति जो सिद्धांत है उनके प्रवर्तक है कुंतक, और तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, आचार्य कुंतक। पूछा भी यही है, काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है, तो आचार्य कुंतक द्वारा। फिर देखिए 22वां नंबर प्रश्न है, सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कबित कहत विबुध सब कोई। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है, तो आचार्य चिंतामणि द्वारा। आचार्य चिंतामणि कौन है, जिनको केशव प्रथम मानते हैं साहित्य में, सॉरी केशव नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को प्रथम माना है। जस्ट ए मिनट, आज थोड़ी तबीयत नरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रश्न है, 23 प्रश्न देखिए, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिये श्रीपति परम सुजान। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है, आचार्य भिखारी दास, आचार्य कुलपति मिश्र, आचार्य केशव दास, आचार्य श्रीपति। तो आचार्य श्रीपति यहाँ राइट आंसर है, आचार्य श्रीपति। ये एक मिनट, आचार्य श्रीपति क्या है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिये श्रीपति परम सुजान। श्रीपति इनका नाम भी आ रहा है इसमें, तो ये बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए 24, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। आत्माभिव्यक्ति को मूल तत्व माना है कि उसकी वजह से ही कोई व्यक्ति साहित्यकार बन पाता है और उसकी कृति भी साहित्य बन पाती है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, तो डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, डॉक्टर नगेंद्र आंसर माना जाएगा। आत्माभिव्यक्ति को इन्होंने मूल तत्व माना है साहित्य में। जग से 25वां प्रश्न है, जग से अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समूह भक्ति ग्रंथ बहु चित्त। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो यह आचार्य कुलपति मिश्र के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, आचार्य कुलपति मिश्र के द्वारा। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, ये अज्ञेय का कथन है, बहुत फेमस कथन है, ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए। कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है, तो यह कथन है, ये अनुभूति शब्द, आत्मा की अनुभूति, इस तरह के शब्द जब भी आते हैं ना, तब जयशंकर प्रसाद ही आंसर होता है। जहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, लाइंस बहुत बार आएगी ये, रसानुभूति, अनुभूति, अनुभूति। तो ये काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये उत्तर माना जाएगा जयशंकर प्रसाद। फिर है 28वां नंबर प्रश्न, सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अभिरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, यह काव्य की परिभाषा है, सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अभिरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। तो यह परिभाषा किसकी, आचार्य सोमनाथ की। यहाँ उत्तर ब माना गया है, आचार्य सोमनाथ। ये साइड में लिख भी रखा है, आप नोटिस कर लीजिएगा। फिर है 29, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है, तो यहाँ उत्तर दे रखा है सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है द सुमित्रानंदन पंत।
साहित्य अपने व्यापक अर्थ में, पंत जी ने माना है कि साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। अच्छा, फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, जाने पदार्थ भूषण मूल रसांग परांग है मई मति आकी, सो धुनि अर्थ है वाक्य है लय गुण शब्द अलंकृत सौ रति पाकी। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य श्रीपति, सोमनाथ, जसवंत सिंह और आचार्य भिखारीदास। तो ये आचार्य भिखारीदास के द्वारा दी गई है, पढ़ लीजिए ध्यान से। आचार्य भिखारीदास। ये आपका प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हुआ। ये उत्तर मैं लगा देती हूँ, फिर भी आपको दिख जाएगा। 31 नंबर, मुँह में बचे हुए कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से शब्दों को बचाने का नाम कविता है। यह बात किसने कही है? बहुत अच्छी बात कही है तो, कि मुँह में बचे हुए कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से शब्दों को बचाने का नाम ही क्या है? कविता है। तो ये किस साहित्यकार का कथन है? केदारनाथ सिंह का। किसका कथन है? केदारनाथ सिंह का। दोष रहित अरु गुण सहित कछुक अल्प अलंकार, सबद अर्थ सो कवित है, सबद अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई आचार्य कुलपति मिश्र के द्वारा। दोष रहित अरु गुण सहित, ये काव्य को क्या मानते हैं कि काव्य ऐसा होना चाहिए कि दोष रहित होना चाहिए और गुण के सहित होना चाहिए, और कुछ एक उसमें अलंकार भी होने चाहिए। मतलब अलंकारों की अति नहीं होनी चाहिए, जहाँ कहीं ज़रूरत है तो आवश्यकता अनुसार कुछ होना चाहिए, बस ऐसा कवित्व हो, उसको इन्होंने काव्य माना है। फिर देखिए नेक्स्ट 33, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो यह धूमिल का है। धूमिल के कथन इसी तरह के होते हैं, ठीक है। ये धूमिल। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा, हलफनामा किसने बोला है? धूमिल, धूमिल ने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, इसको तो प्रश्न को पढ़ने का ही मतलब नहीं है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको रटा हुआ होगा, कंठस्थ होगा। यद्यपि फिर भी पढ़ लेते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह है आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास, ये आपके रीतिकाल के प्रथम आचार्य। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ सभी परिभाषाएं सिर्फ काव्य की ही है, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं काव्य लक्षण। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य गुलाब राय। तो यहाँ उत्तर माना गया है से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। एक मिनट, ये आपको उत्तर लगा दिया, आसानी रहेगी आपको देखने में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। फिर से देख लीजिएगा प्रश्न एक बार। 35वां नंबर प्रश्न है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये तो बहुत ही फेमस डायलॉग है हमारे साहित्य के जो मेन
व्यक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है यह इन्होंने काव्य की उपयुक्त परिभाषा दी है। जिस प्रकार, फिर से पढ़ देती हूँ एक बार, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, यह आपको कीवर्ड पकड़ना है यहाँ पे कि मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। फिर 37 नंबर क्वेश्चन, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। अगर आपको याद आ रहा है तो यह हमने पहले पिछले अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद का अनुभूति। मैंने आपको बताया भी था, बार बार आएगा ये अनुभूति, जिसका संबंध विश्लेषण, इनकी पूरी पढ़ लीजिए। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तर्कों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन क्रिया जो वांग्मय रूप में अभिव्यक्त होती है, वह निसंदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रेय और श्रेय दोनों से परिपूर्ण होती है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा, ये इनकी भाषा से ही पता चल जाता है कि ये जयशंकर प्रसाद की भाषा है। वो आपको पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाएगा। इनके कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो पकड़ लीजिएगा, फिर आप पहचान जाएंगे। ये किसने कहे हैं? जयशंकर प्रसाद ने कहे हैं काव्य के बारे में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपता प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर गुलाब राय, बालमुकुंद गुप्त, रामविलास शर्मा। तो यहाँ उत्तर से दिया हुआ है डॉक्टर गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय है, इनकी परिभाषा है ये। फिर से पढ़िए एक बार, काव्यम संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रतिरूपता प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। सॉरी। तो उत्तर क्या माना गया है? डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर गुलाब राय। फिर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी आलोचना के रचयिता कौन है? आधुनिक हिंदी आलोचना के रचयिता, ऑप्शंस देखिए। आधुनिक हिंदी आलोचना के रचयिता पूछा है। आधुनिक हिंदी आलोचना के रचयिता है डॉक्टर रामचंद्र तिवाड़ी। डॉक्टर रामचंद्र तिवाड़ी। बाकी ऑप्शंस दिए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, गुलाब राय, पर उत्तर माना गया है डॉक्टर रामचंद्र तिवाड़ी। आधुनिक हिंदी आलोचना, इसका कोई इलाज नहीं है, ये फैक्ट है, याद ही करना पड़ेगा। 40 नंबर का प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत और साहित्य निबंध के रचयिता कौन है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत और साहित्य निबंध के रचयिता कौन है? डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त। कौन है? डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांत और साहित्य निबंध के रचयिता है। फिर है 49, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। कौन सा नहीं है? मतलब तो 3 तो हो गए, तो यहाँ बोला है कि द नहीं है, साहित्यालोचन नहीं है, तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हो गए? भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, तो आपको यह याद रखने हैं, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये आपको याद रखना है। और है काव्य में उदात्त तत्व, काव्य में उदात्त तत्व, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। बाकी द नंबर का उत्तर जो है वो इनका ग्रंथ नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र जी का। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपी प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक ने दी है? एक मिनट जी, बताइए।
बे, उत्तर बे माना गया है डॉक्टर गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय। मैं इसको भी टिक लगा देती हूँ, ये आपको दिख जाएगा, डॉक्टर गुलाब राय। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेममयी प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। कोई कीवर्ड पकड़ के ही आप इसको याद रख सकते हैं, डॉक्टर गुलाब राय। फिर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। विषादमयी क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। विषादमयी क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये तो बहुत ही फेमस है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस छायावादी कवि ने दी है? तो ये दी है हमारे पंत जी ने। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। विषादमयी क्षणों की अभिव्यक्ति ही कविता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंत। फिर है 44 क्वेश्चन। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस प्रसिद्ध साहित्यकार ने दी है? यहाँ आ गए हैं श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास ने दी है ये परिभाषा। ये लगा देते हैं हम टिक, और फिर से पढ़ देते हैं एक बार। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि करे। किसने बोला है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काव्य के बारे में। फिर देखिए 45 क्वेश्चन। चिंतामणि और रस मीमांसा के रचयिता है। ऑप्शंस पढ़िए, बहुत फेमस व्यक्ति है। चिंतामणि और रस मीमांसा, तो ये आचार्य शुक्ल का, ये इनकी शुक्ल जी की है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 पढ़ी हुई होगी आपने। रस मीमांसा, ये दोनों रचनाएं हैं शुक्ल जी की। फिर है हिंदी साहित्य कोश भाग 1, हिंदी साहित्य कोश भाग 2 के संपादक कौन पूछा है? संपादक कौन है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य कोश भाग 1, हिंदी साहित्य कोश भाग 2, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा संपादक है ये। भारतीय साहित्य शास्त्र कोश, भारतीय साहित्य शास्त्र कोश के रचयिता पूछा है। राजवंश सहाय हीरा, निर्मला जैन, देवेंद्रनाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ उत्तर माना गया है राजवंश सहाय हीरा को भारतीय साहित्य शास्त्र कोश के रचयिता। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी देख लीजिएगा, पता नहीं चलता है, कोई भी प्रश्न उठकर परीक्षा में आ जाता है। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। यदि कविता में कोई चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही बात है। फिर से पढ़िए। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परमावश्यक है। यदि कविता में कोई चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक ने दी है? ऐसा किसने माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि चमत्कार तो होना ही चाहिए, ठीक है, काव्य में, तभी काव्य काव्य कहलाता है। फिर आ गए हैं हम 49 क्वेश्चन नंबर पर। कवि की रचना को काव्य कहते हैं। कवि की रचना को ही कहेंगे काव्य, तो सही बात है। फिर आगे बढ़िए। कवि जीवन और जगत की अनुभूति को शब्द और अर्थ के सामंजस्य का आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर रमणीय, रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर प्रस्तुत करता है, उसकी पुनः सृष्टि करता है। उसकी यह अभिनव यानी नया, उसकी यह अभिनव सृष्टि ही काव्य है। काव्य की उपयुक्त परिभाषा किस आलोचक ने दी है? तो यह दी है रामचंद्र तिवारी जी ने। किसने दी है? रामचंद्र तिवारी जी ने। फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कवि की रचना को काव्य कहते हैं। कवि जीवन और जगत की अनुभूति को शब्द और अर्थ के सामंजस्य का आधार लेकर अपनी प्रतिभा के बल पर रमणीय, रसात्मक और आह्लादकारी बनाकर प्रस्तुत करता है, उसकी पुनः सृष्टि करता है। उसकी यह अभिनव सृष्टि ही काव्य है। ठीक है, कीवर्ड तो आप ही ढूंढिएगा इसमें, रामचंद्र तिवारी जी।
फिर आ गए हैं आप अपने टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर का प्रश्न। 14वीं शक्ति नहीं है, 14वीं शती की रचना साहित्य दर्पण के रचनाकार। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया लास्ट में जाते जाते। आचार्य विश्वनाथ। इसकी रचना है ये, आचार्य विश्वनाथ जी की रचना है, ये तो पक्का याद करना है। चलिए इस बार मैं कुछ इस तरह भी करूँगी कि जिस क्वेश्चन पे मैं इस तरह का मार्क कर दूँगी। देखिए आप, एक मिनट, इस तरह क्वेश्चंस पर इस तरह से मैं मार्क कर दूँगी, तो आप समझ लीजिएगा कि फर्स्ट ग्रेड के लिए इन टॉपिक्स में से इस क्वेश्चन को तो आपको रटना है एक तरह से, मतलब घोट के पी जाना है। इस तरह से मैं आपको मार्क करके दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें 50 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, और ये समझ लीजिए ये 50 क्वेश्चन नहीं है 100 क्वेश्चन के बराबर है। और अगर ये याद हो गए तो ये टॉपिक क्लियर, इसमें से एक क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। थैंक यू।